हेलो एवरीवन, रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बारे में, जिसका सेकंड पार्ट अपन देखने जा रहे हैं, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब की केयर। ठीक है, पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बारे में बात करी थी कि ट्यूब क्या होता है, कितने टाइप का ट्यूब होता है, कौन सा ट्यूब कब लगाया जाता है, उसका साइज क्या होता है। ठीक है, अब ट्यूब आपने इंसर्ट कर दिया तो उस ट्यूब के अपन को क्या करनी पड़ेगी, जब तक वो पेशेंट के ट्रेकिया में लगा हुआ रहेगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट जो रहता है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो पाए। ठीक है, तो अपने आज का टॉपिक है ट्रेकोस्टोमी केयर। ट्रेकोस्टोमी केयर में क्या देखेंगे अपन, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेकोस्टोमी केयर क्या होता है, उसके पर्पस के बारे में बात करेंगे कि ट्रेकोस्टोमी जो केयर रहती है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि ट्रेकोस्टोमी की केयर करने के लिए किस किस इक्विपमेंट और आर्टिकल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ ट्रेकोस्टोमी केयर। ट्रेकोस्टोमी जो केयर करते हैं अपन, उसकी पूरी प्रोसीजर या उसकी जो विधि होती है वो क्या होती है। ठीक है, और लास्ट अपन उसमें बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेकोस्टोमी केयर करोगे तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आज का अपना टॉपिक रहेगा जिस पे अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रेकोस्टोमी केयर के बारे में लिखा है। ट्रेकोस्टोमी केयर का मतलब ही क्या होता है कि जो ट्रेकोस्टोमी ट्यूब आपने लगाया था उसकी क्या करनी है, आपको केयर करनी है। केयर करनी है मतलब क्या करनी है, उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, तो ट्रेकोस्टोमी जो केयर रहती है इसमें मेनली 3 पॉइंट पे अपन को क्या करना है, ट्रेकोस्टोमी केयर करना रहता है, जिसमें फर्स्ट क्या है, ट्रेकोस्टोमी इनर ट्यूब। किस किस चीज़ों की आपको केयर करनी है, तो इसमें अपन को 3 मेन चीज़ें याद रखनी है कि आपको केयर किस किस की करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको जो इनर ट्यूब होता है, ठीक है, आउटर ट्यूब के बारे में अपन ने बात करी थी। जो आउटर ट्यूब होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, वो रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या नहीं करते, रिमूव नहीं करते। तो केयर किसकी करना है, ओनली आपको जो इनर ट्यूब रहता है, जो अंदर की साइड अपन इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनर ट्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट केयर में अपन को क्या करना है, उस इनर ट्यूब को क्या करना है, या जो इनर कैनुला है उसको क्लीन करना है। कैनुला क्लीन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, केयर करने में क्या करना है आपको, तो जो इनर कैनुला है उसको क्लीन करना है। सेकंड क्या है, क्लीनिंग ट्रेकोस्टोमी साइट। दूसरी देखभाल आपको क्या करनी है, तो दूसरी केयर क्या करेंगे अपन, जहां पर ट्रेकोस्टोमी की गई है उस साइट को क्या करना है, आपको क्लीन करना है। ठीक है, क्या करना है, साइट क्लीन। फर्स्ट तो आपने क्या करा, जो इनर कैनुला था, जो क्या था, रिमूवेबल, उसको निकाल के क्लीन करा। दूसरी चीज क्या करी, जहां पर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लगाया गया था उस साइड को क्लीन करा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्या करेंगे अपन, चेंजिंग ड्रेसिंग अमाउंट द साइज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, जो ड्रेसिंग होती है उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो पुरानी ड्रेसिंग थी उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव ओल्ड ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये अपने मेन 3 पॉइंट है। जब भी अपन कोलोस्टोमी केयर करते हैं, इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, पेशेंट में सबसे पहले तो उसका जो इनर कैनुला रहता है उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद सेकेंड बात करें तो जो कोलोस्टोमी साइट रहती है उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो जो ओल्ड ड्रेसिंग रहती है उसको निकाल के क्या करते हैं, न्यू ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके कोलोस्टोमी केयर के पॉइंट्स होते हैं जिन पे अपन को क्या करना है, उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। आगे बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में कि कोलोस्टोमी केयर के ट्रेकोस्टोमी जो केयर होती है उसके पर्पस क्या क्या होते हैं। ठीक है, पर्पस क्या क्या होंगे, तो क्यों करते हैं अपन कोलोस्टोमी केयर, कोलोस्टोमी नहीं आता है, क्यों करते हैं अपन ट्रेकोस्टोमी केयर। ठीक है, तो फर्स्ट क्यों करते हैं, मेंटेन एयरवे पेटेंसी। जो उसकी एयरवे पेटेंसी रहती है उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं, ताकि जो उसकी रेस्पिरेशन की जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आसानी से हो पाए। उसके बाद में है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एट द ट्रेकोस्टोमी साइट। ठीक है, ट्रेकोस्टोमी साइट किसको बोलते हैं अपन, जहां पर ट्रेकिया पे क्या किया गया था, जो ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है किस उसको लगाया गया था, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, जिस जगह पर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को आपने क्या करा था, इंसर्ट करा था, उस जगह पर आपको क्या करना है, अब क्लीन करना है, ताकि क्या हो पाए, इन्फेक्शन से पेशेंट प्रिवेंट हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट हीलिंग एंड प्रिवेंट स्किन एक्सोरिएशन अराउंड ट्रेकोस्टोमी साइट। ठीक है, नेक्स्ट अपना पर्पस क्या होता है ट्रेकोस्टोमी केयर करने का, कि जो हीलिंग की प्रोसेस रहती है वो क्या हो पाए,
आसानी से हो पाए, और जो स्किन रहती है वो एक्सोरिएशन, एक्सोरिएशन मतलब क्या, कटना और फटना, जो स्किन रहती है वो कटने से और फटने से क्या हो पाए, प्रिवेंट हो पाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी की केयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रमोट कंफर्ट, पेशेंट को क्या हो, कंफर्ट, जब आप क्या करोगे, ट्रेकोस्टोमी की केयर करोगे, उस इनर कैनुला को क्लीन करोगे, साइड को क्लीन करोगे, ठीक है, और ड्रेसिंग को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो पेशेंट को क्या मिलेगा, उससे कंफर्ट मिलेगा। तो ये भी अपना एक पर्पस हो सकता है कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी आप ट्रेकोस्टोमी की केयर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टू असिस्ट कंडीशन ऑफ ट्रेकोस्टोमी। लास्ट अपना जो पर्पस है वो क्या होता है, आपका मेन पर्पस होता है कि ट्रेकोस्टोमी की क्या करना है, आपको कंडीशन को असिस्ट करना है ना, कि जो स्टोमा आपने बनाया था, जो ओपनिंग आपने बनाई थी, तो वहां पर कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई पस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर जो एयर है उसका लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, और इवन पेशेंट के अगर इन्फेक्शन लंग्स में जाएगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए अपन का अपना जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है, कंडीशन को असिस्ट करने के लिए, कि जो ट्रेकोस्टोमी साइट है उसकी कंडीशन क्या है, असिस्मेंट करने के लिए क्या करते हैं अपन, कोलोस्टोमी केयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्लियर है, क्या करते हैं पर्पस में, तो फर्स्ट एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं पेशेंट को, उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हीलिंग की प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, स्किन को एक्सकोरिएशन होने से बचाते हैं, नेक्स्ट है पेशेंट को इससे क्या होता है, कंफर्ट मिलता है, उसके बाद में लास्ट है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो क्या करते हैं अपन इसमें असिस्ट करते हैं। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, पर्पस होते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, कोलोस्टोमी की केयर करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें आर्टिकल्स की बात करें कि कोलोस्टोमी केयर करते समय आपको कौन कौन से इक्विपमेंट एंड आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो कोलोस्टोमी ट्रे केयर किट रहती है, कोलोस्टोमी केयर किट, उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा गैलीपोर्ट्स आएगा, गैलीपोर्ट्स को अपन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, बॉल्स। कितने बॉल्स लेना है अपन को, 2 क्या लेना है, बॉल लेना है या 2 गैलीपोर्ट्स लेना है। ठीक है, स्टेराइल टॉवेल लेना है, उसके बाद में स्टेराइल लाइलोन का क्या लेना है, लाइलोन क्या, स्टेराइल लाइलोन कवर लेना है, उसके बाद में स्टेराइल गॉज स्क्वायर लेना है ड्रेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपको लेना है ट्रेकोस्टोमी टाई टेप। ठीक है, ट्रेकोस्टोमी जो ट्यूब रहता है उसको टाई करने के लिए, बांधने के लिए क्या लेना है, ट्रेकोस्टोमी टाई टेप लेना है। नेक्स्ट है स्टेराइल बॉल सोल्यूशन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि एक क्लीन ट्रे, एक अलग अपन क्लीन ट्रे लगाएंगे, क्लीन ट्रे में क्या क्या लेना है आपको, तो स्टेराइल सक्शन कैथेटर लेना है, उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये किस लिए लेते हैं अपन, तो जो इनर कैनुला रहता है उसको क्लीन करने के लिए लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या लेना है, नॉर्मल सलाइन लेना है, नॉर्मल सलाइन का भी क्या यूज होता है, क्लीन करने के लिए इसको यूज करेंगे, नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन लेना है फॉर क्लीनिंग पर्पस। नेक्स्ट लेना है स्टेराइल गोज। स्टेराइल गोज क्यों लेना है, तो ये 2 पर्पस के लिए अपन लेते हैं, एक तो क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं, दूसरा जो ड्रेसिंग रहती है वो ड्रेसिंग अप्लाई करने के लिए भी अपन इसका ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेस मास्क एंड शील्ड। फेस मास्क एंड शील्ड का उपयोग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर रहता है वो क्यों करता है, ताकि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद में के बेसिन लेंगे। के बेसिन क्या होता है, किडनी बेसिन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, किडनी ट्रे। ठीक है, के बेसिन क्या है, किडनी ट्रे या किडनी बेसिन। ठीक है, किडनी ट्रे लेना है आपको, जो भी सोइल्ड, जो भी आप क्लीन करते हो तो जो भी उसका जो कॉटन स्वैप और जो गॉस्पिस रहता है, जो भी सोइल रहता है उसको क्या करना है, आप उसमें डिस्कार्ड करना है या रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लेंगे अपन, वाटर प्रूफ पैड लेंगे, उसके बाद में सक्शन एपरेटस, सक्शन करने के लिए क्या लेना है अपन को, सक्शन एपरेटस का यूज करना है। ठीक है, ये सारे अपने क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं क्लीनिंग करने के लिए। किसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे अपन, ट्रेकोस्टोमी जो ट्यूब है या जो ट्रेकोस्टोमी साइट है उसको क्लीन कर रहे हैं। क्लियर है, आगे देखें। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, प्रोसीजर। ठीक है, कोलोस्टोमी केयर के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कोलोस्टोमी केयर के अंदर सिर्फ मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं जिसपे अपन को काम करना है। फर्स्ट तो जो आपको इनर कैनुला रहती है जो कैसी होती है, रिमूवेबल होती है, जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, उसको क्लीन करना है। सेकेंड आपको क्या करना है, जिस साइड पे आपकी ट्रेकोस्टोमी लगी हुई है उस साइड को क्लीन करना है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको ड्रेसिंग अप्लाई करना है,
जो भी ओल्ड ड्रेसिंग है उसको निकाल के और नई ड्रेसिंग लगाना है। ठीक है, इन 3 पॉइंट पे अपन को काम करना है। पर्पस की बात कर ले अपन, तो पर्पस देख लिया अपन ने, एयरवे को मेंटेन करेगा, स्किन को इरोजन होने से बचाएगा, हीलिंग की प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, पेशेंट को क्या करेगा, कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके पर्पस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने आर्टिकल्स देख लिए सारे कि क्या क्या आर्टिकल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है केयर करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स एक्यूमुलेट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीजर में आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, असेस कंडीशन ऑफ स्टोमा। जो भी स्टोमा होता है, स्टोमा को याद रखना है कि क्या होती है, ओपनिंग। जो आपने ट्रेकिया में ओपनिंग बनाई है उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है स्टोमा का। असेसमेंट अब क्यों कर रहे हैं आप, ड्रेसिंग आपको रिमूव करने से पहले या नई ड्रेसिंग अप्लाई करने से पहले या फिर क्लीनिंग करने से पहले फर्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना है, ना उसको टच करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है या असेसमेंट करना है कि जो ओपनिंग है उसके पास कोई रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है, कोई पस प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर कोई सिक्रेशंस प्रेजेंट तो नहीं है। इन चीज़ों को क्या करना है, आपको असिस्ट करना है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले असिस्मेंट करेंगे कंडीशन ऑफ स्टोमा। फॉर किस लिए असिस्ट कर रहे हैं अपन, फॉर रेडनेस, प्यूरुलेंट, सिक्रेशंस, ठीक है, मेनली क्या देखना है आपको, वहाँ पे कोई रेडनेस प्रेजेंट तो नहीं है, कोई प्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट क्या होता है, पस प्रेजेंट तो नहीं है, और सिक्रेशन। इन सब के लिए क्या करना है, स्टोमा को आपको असिस्ट करना है। और साथ ही साथ में क्या देखना है आपको, ऑल्सो असिस्ट ब्लीडिंग, ऑल्सो असिस्ट ब्लीडिंग। ये सारी चीज़ों का जो असिस्मेंट रहता है अपन को कहाँ पर करना है, जो ट्रेकेस्टोमी साइट है बाहर की तरफ, है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ओनली बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी अपन ने इनर कैनुला को रिमूव नहीं करा है। ठीक है, तो स्टोमा में अपन ने क्या क्या देख लिया कि स्टोमा में अपन ने देख लिया कि कोई रेडनेस प्रेजेंट तो नहीं है, कोई पस तो नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर कोई सिक्रेशन तो नहीं दिख रहे हैं, या फिर कोई ब्लीडिंग प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे अपन, फर्स्टली असिस्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ दिखाई दे रही है, या तो रेडनेस दिखाई दे रही है, पस दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सिक्रेशन दिखाई दे रहा है, या फिर साइड से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट इन्फेक्शन, इट इंडिकेट इन्फेक्शन एट द साइट। अगर आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, पस दिखाई दे रहा है, या ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो पेशेंट है उसके ट्रेकेस्टोमी साइट पे क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस होती है, या फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है प्रोसीजर में फर्स्ट आपको क्या करना है, उसको बिना टच करे ही पहले सबसे पहले जो स्टोमा है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में सबको ये सब चीज़ें देखनी है कि आपको ये दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ दिखाई दे रही है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन है एट द साइट ऑफ ट्यूबस, एट द साइट ऑफ ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, अब नर्सिंग एक्शन क्या होगा, अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो अब नर्स क्या करेगी, तो नर्स क्या करेगी, यहाँ पे नर्सिंग एक्शन लिखो, क्या होगा, नर्सिंग एक्शन। नर्स क्या एक्शन लेगी यहाँ पे, नर्सिंग एक्शन क्या होगा यहाँ पर, कल्चर मीडिया। ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि पेशेंट को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। अब उसको किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, कौन से वायरस का इन्फेक्शन है या कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इसका पता लगाने के लिए नर्स क्या करेगी, तो कल्चर मीडिया क्या करवाएगी, टेस्ट करवाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि स्टोमा साइट पे अगर आपको एक रेडनेस दिखाई दे रही है या पस दिखाई दे रहा है तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो नर्स क्या करेगी, सबसे पहले नर्स सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, क्योंकि नर्स भी क्या है, नर्सिंग ऑफिसर है, तो कुछ काम नर्स को भी करना चाहिए। ठीक है, तो नर्स क्या करेगी, इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शन, तो वो कल्चर मीडिया टेस्ट करवाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, एग्जामिन नेक ऑफ सबक्यूटेनस एम्फाइसेमा। ठीक है, फर्स्ट में उसने क्या करा, स्टोमा का असेसमेंट कर लिया, उसके बाद में अब क्या करेगी, एग्जामिन करेगी नेक को फॉर सबक्यूटेनस एम्फाइसेमा। ठीक है, अब सबक्यूटेनस एम्फाइसेमा की बात करते हैं। सबक्यूटेनस एम्फाइसेमा
क्या होता है। ठीक है, पहले सबसे पहले नाम का मीनिंग समझते हैं अपन। सबक्यूटेनस क्या होता है, स्किन की एक लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसके नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, डर्मिस। उसके बाद में आती है सबक्यूटेनस लेयर। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आता है, फैट आ जाता है, देन क्या आ जाती है, बोन्स मसल्स आ जाती है, मसल्स एंड बोन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने लिए यहाँ पर कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं अपन, सबक्यूटेनस लेयर की बात कर रहे हैं, जो थर्ड नंबर पे दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो सबक्यूटेनस लेयर में क्या हो जाता है, इम्फाइसेमा हो जाता है। इम्फाइसेमा का मीनिंग क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, इम्फाइसेमा मतलब क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। अब एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है, इतनी बात तो आपको समझ आ गई है, पर वो एयर का एक्यूमुलेशन हुआ कहाँ पर है, तो सबक्यूटेनस लेयर में होना। ठीक है, एयर का एक्यूमुलेशन कहाँ पर होना, जो स्किन की सबक्यूटेनस लेयर है वहां पर क्या हो जाना, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना या जमा हो जाना। ठीक है, उसको ही अपन क्या किस नाम से जानते हैं, सबक्यूटेनस इम्फाइसेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो नर्स ने स्टोमा को असेसमेंट कर लिया, जिससे उसको इंडिकेशन मिल गया कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट उसने अब क्या करा कि सबक्यूटेनस इम्फाइसेमा देखा, मतलब क्या कि जो सबक्यूटेनस लेयर है वहाँ पर एक एयर का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो गया है। ठीक है, अगर सबक्यूटेनस लेयर में अगर नर्स क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और उसको क्या दिखाई देता है, वहाँ पर एयर का एक्यूमुलेशन दिखाई देता है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, तो आगे लिख लो इसमें, इट इंडिकेट एयर लीक। It indicate air leak when present sign of subcutaneous emphysema। पेशेंट में अगर क्या दिख रहे हैं, सबक्यूटेनस इम्फाइसेमा के साइन दिख रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो एयर है वो क्या हो रही है, लीक हो रही है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब अपन ने क्यों लगाया था, कि जो एयर है उसका फ्लो कहाँ तक हो पाए, लंग्स तक हो पाए। पर ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया है, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, या तो फिर क्या हो गया है, ट्यूब कहीं से ब्रेक हो गया है, तो उसके कारण जो एयर है वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो रही है, ट्रेकिया के सबक्यूटेनस लेयर में एक्यूमुलेट हो रही है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया है कि पेशेंट में क्या साइन दिख रहा है आपको, सबक्यूटेनस इम्फाइसेमा का। ठीक है, तो क्लियर है, सबसे मेन इसके गोल्डन पॉइंट है टेकेस्टोमी केयर के क्या है कि नर्स को क्या करना है, ऑलवेज स्टोमा को क्या करना है, असीज करना है, ताकि उसको पता चल पाए इन्फेक्शन का। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि सबक्यूटेनस इन्फाइसेमा ऑलवेज क्या करना है, उसको असीज करना है कि पेशेंट में जो एयर है उसका लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे देखेंगे अब प्रोसीजर में। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन, थर्ड पॉइंट क्या है प्रोसीजर का, तो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड टीच मीन कम्युनिकेशन सच एज आई ब्लिंकिंग, राइजिंग फिंगर टू इंडिकेट पेन और डिस्ट्रेस। ठीक है, फर्स्ट में स्टोमा देख लिया आपने, स्टोमा देखने के बाद में सबक्यूटेनस इम्फाइसेमा देख लिया, नॉर्मल बात में बोले तो क्या कि एयर का लीकेज तो नहीं है, उसको आपने चेक कर लिया। ठीक है, अब वही अपनी जो नॉर्मल प्रोसीजर्स रहती है, जिनमें अपन क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो वापस से अपन उस पॉइंट पे आ जाएंगे कि एक्सप्लेन कर दो प्रोसीजर पेशेंट को, कि हम आपके कोलोस्टोमी जो आपको ट्यूब लगाया गया है उसकी केयर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में उनको क्या बोल देना है, आपको टीच कर देना है उनको। टीच मीन्स कम्युनिकेशन, मतलब पेशेंट को सिखाना है आपको कि जब हम आपकी केयर करते हैं कोलोस्टोमी ट्यूब की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर उस केयर करने के दौरान अगर आपको कुछ पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आई ब्लिंकिंग कर सकते हो, मतलब अपनी पलकें झपका कर उसको बता सकते हो कि आपको पेन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हो, फिंगर को राइज कर सकते हो, अपने फिंगर राइज करके बता सकते हो कि आपको क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या पेन हो रहा है। ठीक है, अब नर्स टीच क्यों कर रही है ऐसा पेशेंट को, क्योंकि अपन ने कोलोस्टोमी ट्यूब के बारे में जब पढ़ा था तो अपन ने बात करी थी कि जब कोलोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया में, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट रहता है वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अब कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाता है, उसका रीजन भी अपन ने उसके बारे में भी ब्रॉडली बात करी थी वहाँ पर। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जो एयर का फ्लो रहता है वो वोकल कॉर्ड में नहीं हो पाता है।
अगर वोकल कॉर्ड में एयर नहीं जा पाएगी तो वहाँ पर वोकल कॉर्ड का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। जब मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा तो पेशेंट कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, कोलोस्टोमी केयर करते हो, तो मेन चीज आपको याद रखनी है कि पेशेंट को क्या करना है, आपको उसको टीच करना है, मतलब सिखाना है कि आपको अगर पेन होता है या फिर आपको इस केयर के दौरान डिस्कम्फर्ट होता है तो आपको आई ब्लिंकिंग करके हमको सिग्नल दे देना है, या फिर क्या करना है, आपकी फिंगर को राइज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट कि क्या सिखाना है पेशेंट को, आई ब्लिंकिंग करके बता देना है या फिर फिंगर क्या कर देना है, राइज करके बता देना है कि आपको क्या हो रहा है, पेन और डिस्ट्रेस हो रहा है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करेंगे और क्या करेंगे अपन अब, असिस्ट पेशेंट टू अ फाउलर पोजीशन एंड प्लेस वाटरप्रूफ पैड ऑन चेस्ट। अब क्या करना है पेशेंट को, तो जैसे पहले नॉर्मल प्रोसीजर में अपन कर रहे थे कि पेशेंट को अपन बता रहे थे कि आप कौन सी हम प्रोसीजर करने वाले हैं, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन क्या देखते थे हमेशा कि उसको पोजीशन क्या देनी है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अब कोलोस्टोमी केयर करने के लिए पेशेंट को क्या कर देंगे, पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एमसीक्यू बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पेशेंट की जब कोलोस्टोमी केयर की जाती है उस दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं अपन, फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन दी जाती है, फाउलर पोजीशन दी जाती है, मतलब कि हमेशा पेशेंट को बैठाना है, बैठाने के बाद में क्या करना है, उसकी जो कोलोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है उसकी क्या करनी है, आपको केयर करनी है। ठीक है, एंड वाटरप्रूफ पैड अप्लाई करना है उसके चेस्ट पर। ठीक है, जो उसका क्या होता है, चेस्ट होता है, वहां पर आपको क्या करना है, वाटरप्रूफ पैड रखना है या फिर कोई भी लिनन वगैरह रखना है जिससे आप जो भी केयर करते हो उसकी, तो वहां पर क्या होता है, कुछ भी ड्रेनेज वगैरह जो रहता है वो पेशेंट के ऊपर ना गिरे, उसे प्रिवेंट करने के लिए वाटरप्रूफ पैड रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है आपको, पोजीशन दे दी पेशेंट को, उसके बाद में पैड रख दिया उसके चेस्ट पे। अब नेक्स्ट क्या करेगी नर्स, तो वॉश्ड हैंड थ्रूली, हैंड वॉशिंग करना है आपको। ठीक है, पहले आपने क्या कर लिया, असेसमेंट कर लिया था, पेशेंट को टीच कर दिया था, अभी तक अपन ने पेशेंट को क्या नहीं करा था, उसकी जो कोलोस्टोमी साइट है उसको टच नहीं करा था। ठीक है, अब टच करने जा रहे हैं अपन, तो अपन को ध्यान रखना है कि टच करने से पहले क्या करना है, आपको अपने हैंड को वॉश करना है। ठीक है, हैंड वॉशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी, तो असेंबल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को क्या करोगे आप, असेंबल करोगे। कौन कौन से इक्विपमेंट को असेंबल करना है आगे अपन बात कर चुके हैं उसके बारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपको कोलोस्टोमी केयर के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सारे इक्विपमेंट क्या करना है, आपको असेंबल करना है या फिर क्या करना है, उनको एक्यूमुलेट करना है, जमा करके रखना है पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें प्रोसीजर में, तो आगे क्या करेंगे अपन, ग्लव्स वियर, प्लेस स्टेराइल टॉवल ऑन द पेशेंट चेस्ट। इक्विपमेंट सारे आपने क्या कर लिए, एक्यूमुलेट करके रख लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, अब ग्लव्स वियर करोगे, स्टेराइल टॉवल ऑन पेशेंट चेस्ट, पेशेंट के चेस्ट पे क्या करोगे आप, ग्लव्स पहनना है। उसके बाद में पेशेंट का जो चेस्ट है वहां पर आपको स्टेराइल टॉवल अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्शन द फुल लेंथ ऑफ अ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब फेरिंग्स थ्रूली। अब क्या करना है, आपको सक्शन करना है फुल लेंथ ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जहां तक लगा हुआ है वहां तक आपको क्या करना है, सक्शन कैथेटर डाल के क्या करना है, वहां पर क्लीन करना है। ठीक है, सक्शन कैथेटर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। सक्शन कैथेटर, ठीक है, जो सक्शन करने के लिए या सिक्रेशन रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है उस कैथेटर को ही बोलते हैं अपन क्या, सक्शन कैथेटर। ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हो टू रिमूव, इसका यूज क्यों करते हैं, टू रिमूव म्यूकस, म्यूकस को रिमूव करने के लिए सक्शन कैथेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब सक्शन कैथेटर भी जो रहते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप कि जो इन्फेंट रहता है उसके लिए डिफरेंट साइज का होगा। कितने साइज का यूज करेंगे अपन, 5 से लेकर 8 फ्रेंच का। चाइल्ड के लिए यूज करेंगे 8 से 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर। उसके बाद में एडल्ट की बात करें तो अपन एडल्ट के लिए लेंगे 12 से 18 फ्रेंच का। ठीक है, ये क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एज क्या होते हैं, अलग अलग सक्शन कैथेटर के साइज होते हैं।
इन्फेंट में कितना लेना है अपन को, 5 से 8 फ्रेंच का लेना है, चाइल्ड में कितना लेना है, 8 से 10 फ्रेंच का लेना है, एडल्ट में कितना लेना है, 12 से 18 फ्रेंच का आपको सक्शन कैथेटर यूज करना है। तो क्लियर है, सक्शन कैथेटर क्या होता है, जो सक्शन करने के काम आता है उसको ही सक्शन कैथेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करता है। और इसके साइज के बारे में बात करें अपन तो इन्फेंट के लिए अलग साइज होता है, चाइल्ड के लिए अलग होता है और एडल्ट के लिए अलग होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अपना एट जो पॉइंट था उसमें क्या था कि अपन को क्या करना है, सक्शन करना है। सक्शन क्या करना है, तो जहां तक आपका ट्यूब लगा हुआ है वहां तक आपको क्या करना है, सक्शन करना है, मतलब वहां तक म्यूकस को रिमूव करना है। अगर आप म्यूकस को रिमूव नहीं करोगे तो क्या हो सकता है उस कंडीशन में, जो आपका जो ट्रेकिया रहता है या फिर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो सकता है, म्यूकस जमने के कारण चोक हो सकता है। चोक होने की वजह से एयर का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, इवन पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका मेन पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सक्शन आपको कहाँ तक करना है, तो फुल लेंथ ऑफ फेरिंग्स तक करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है रेन द सक्शन कैथेटर एंड डिस्कार्ड इट। अब जो सक्शन कैथेटर रहता है उसको क्या करना है, रेन करना है, मतलब उसको वॉश आउट कर लेना है और उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनलॉक द इनर कैनुला एंड रिमूव इट बाय जेंटली पुलिंग इट आउट टूवर्ड इन लाइन विथ इट कर्वेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या देख रहे हैं अपन कि अपन ने क्या करा, सक्शन कैथेटर से पहले क्या करा, सिक्रेशन को रिमूव कर दिया है ना। सिक्रेशन रिमूव करने के बाद में आपने क्या करा, जो इनर कैनुला था जो बीच में लगा था उसको क्या करा आपने, अनलॉक करा ऊपर से घुमा के और उसको रिमूव कर लिया। रिमूव कर लिया अपन ने, रिमूव कैसे करा, तो उसको जेंटली पुल करा। कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि उसको नॉक करके आपने डायरेक्ट खींच के बाहर निकाल लिया है ना। अगर आप डायरेक्ट खींच के बाहर निकालोगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है वो पूरा रिमूव हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको पुल कैसे करना है, आपको जेंटली पुल करना है। ठीक है, जेंटली पुल करना है आउट टू आउटवर्ड इन लाइन विथ इट्स कर्वेचर। जैसा उस ट्यूब का कर्वेचर है उस लाइन में ही क्या करना है, उसको बाहर की तरफ निकालना है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन नेक्स्ट, तो रिमूव द सॉलिड ट्रेकेस्टोमी ड्रेसिंग। सॉलिड मतलब क्या होता है, गीला। ठीक है, जो पहले से ट्रेकेस्टोमी ड्रेसिंग लगी हुई थी जो कैसी हो गई है, सॉलिड है ना, उसको आपको क्या करना है, अब रिमूव कर देना है और डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड कर देंगे द ड्रेसिंग एंड ग्लव्स। किस किस को डिस्कार्ड करेंगे, जब आपने ड्रेसिंग निकाली तो आपके ग्लव्स भी हो गए, अब क्या सॉइल हो गए उसमें ड्रेसिंग में, तो जो भी इन्फेक्शन था या फिर जो भी पस था या जो सिक्रेशन थे सारे आपके ग्लव्स पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या करना है, डन अ सेकेंड पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स। अब यहाँ पर क्या करा था अपन ने, जो आपकी सॉइल्ड ड्रेसिंग थी उसको भी रिमूव कर लिया था, साथ में जो आपके ग्लव्स थे उसको भी आपने रिमूव कर दिया था। ठीक है, याद कैसे रखोगे, सिंपल तरीका है कि आपने जब ड्रेसिंग निकाली तो ड्रेसिंग के साथ साथ जो सिक्रेशन थे वो भी आपके ग्लव्स पे लग गए हैं, है ना। तो उसी ग्लव से तो अपन तो आगे की प्रोसेस नहीं करेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, उस ग्लव को डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, अब डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए आपका कि वियर न्यू ग्लव्स। नए ग्लव्स क्या करना है आपको, वियर करना है। तो सेकेंड पेयर ऑफ जो स्टेराइल ग्लव्स था उसको आपको वियर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, चेंज द फ्लेंज ऑफ ट्यूब यूजिंग स्टेराइल एप्लीकेशन और गोज मॉइस्चर विथ हाइड्रोजन peroxide एंड विथ NS। यूज ईच एप्लीकेटर वंस ओनली। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट में अपने, अब क्या करना है आपको, क्लीन करना है फ्लेंज ऑफ द ट्यूब को। ट्यूब का फ्लेंज क्या होता है, अपन ने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था। ठीक है, ये आपका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होता है पूरा, ये आपका आउटर ट्यूब है और इसके अंदर क्या होता है आपका इनर कैनुला होता है। ठीक है, आउटर कैनुला और अंदर क्या होता है, इनर कैनुला। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है जो आपके नीक के ऊपर क्या होता है, नेक के ऊपर क्या होता है, अटैच होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेंज। ठीक है, तो फ्लेंज वो पार्ट है जो नेक के ऊपर फिक्स होता है, जो बाहर से विजुअलाइज होता है। ठीक है, फिक्स होने वाला पार्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या होता है, फिक्स होने वाला पार्ट। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का वो पार्ट जो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं,
साइलेंट कर, उसको ये अपन क्या बोलते हैं, फ्लेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लीन द फ्लेंज ऑफ द ट्यूब यूजिंग स्टेराइल एप्लीकेटर। एप्लीकेंट का यूज करके क्या करना है, उसको क्लीन करना है। ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशन का यूज करा अपन ने, कौन कौन से एप्लीकेटर लिए क्लीन करने के लिए, तो आगे अपन ने इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि H2O2 लेते हैं अपन, जिसको अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं, और दूसरी चीज अपन क्या लेते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं। दोनों का यूज करके आप क्या करते हो, उस इनर कैनुला को और उस फ्लेंज को क्या कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज का क्या ध्यान रखना है, यूज ईच एप्लीकेटर वंस ओनली। जो एप्लीकेटर रहता है उसको क्या करना है, एक बार ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, क्लीन द स्टोमा एरिया विथ गोज। अब जो यहाँ पे स्टोमा है, जहां पर क्या करी थी आपने, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग बनाई थी, ये आपका क्या है, स्टोमा है या फिर क्या है, ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग है, इसको क्या करना है, क्लीन द स्टोमा एरिया विथ गॉज। गॉज पीस से क्या करना है, उस स्टोमा को आपको क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट अपन, ड्राई द स्टोमा विथ ड्राई स्टेराइल गोज। स्टोमा को क्या कर लेना है, अब ड्राई कर लेना है, मतलब उसको सुखा लेना है। किसके हेल्प से ड्राई करना है उसको, तो स्टेराइल गोज का यूज करना है। ठीक है, स्टेराइल गोज। ठीक है, ड्राई कर लेना है, कैसे ड्राई करना है, तो स्टेराइल ग्रोथ का यूज करके उस स्टोमा को क्या कर लेना है, आपको ड्राई करना है। अब यहाँ पर ड्राई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर क्या रहेगा वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, तो मॉइस्चर की वजह से क्या हो सकता है, स्टोमा की साइड पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर क्या जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो टू प्रिवेंट, क्यों करना है अपन को, टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ही आपको क्या करना है, स्टोमा को ड्राई कर लेना है या सूखा लेना है। ठीक है, स्टोमा का मीनिंग क्या होता है, ओपनिंग। ओपनिंग कहाँ पर बनाई थी, ट्रेकिया में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक प्रोसीजर। आगे देखें इसके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, क्लीन द इनर कैनुला। ठीक है, अपन ने क्या कर लिया, स्टोमा को ड्राई कर दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, अब इनर कैनुला को अपन क्लीन करेंगे। ठीक है, इनर कैनुला को क्लीन कैसे करेंगे, तो आगे अपन इसके बारे में बात कर लिए कि उसको अपन क्या करेंगे, पहले तो रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NS दोनों को क्या करेंगे, हाफ हाफ मिक्स करके जो इनर कैनुला है उसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेंगे यूजिंग H2O2 प्लस NS सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि आपको क्लीन किससे करना है, मेन क्वेश्चन यहीं से आता है, H2O2 प्लस NS सोल्यूशन से इसको क्लीन करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, रिप्लेस द इनर कैनुला एंड सिक्योर इट इन प्लेस। क्लीन कर दिया, बाहर निकाल के आपने उसको, अब क्लीन करने के बाद में क्या कर दोगे, आप उसको वापस से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, आगे अपन ने देखा था क्या कि ये कैसा होता है, रिमूवेबल होता है, मतलब इसको आप निकाल सकते हो। अब जो चीज़ आपने बाहर निकाली है तो उसको आप लगा भी सकते हो, तो क्लीन करने के बाद आप इसको क्या करोगे, वापस से इंसर्ट कर सकते हो, या फिर अगर वो डैमेज हो गया तो आप नया कैनुला भी यूज कर सकते हो। तो दोनों ही काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, या तो इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस इनर कैनुला, इनर कैनुला को रिप्लेस कर दो मतलब नया लेके लगा दो, या फिर क्या कर सकते हो, उसको वापस से रीयूज कर लो, वापस से उसको जहां से निकाला था क्लीन करके वापस से वहीं पे लगा दो, रीयूज इनर कैनुला। क्लियर है, क्या करना है अपन को, रिप्लेस कर देना इनर कैनुला को और सिक्योर इट इन प्लेस। जहां पर पहले जैसा सिक्योर लगा हुआ था अपनी जगह पे था, वैसे ही वापस से उसको सिक्योर कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे अपन, अप्लाई कर देंगे स्टेराइल ड्रेसिंग। ठीक है, वापस से अपन ने क्या कर दिया, इनर कैनुला को अपनी जगह पर फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अब ड्रेसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्रेसिंग क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि जो ट्रेकेस्टोमी की जो साइट है वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, जो स्किन है वहाँ पे इरिटेशन ना हो, उसलिए क्या करते हैं अपन, ड्रेसिंग अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड सिक्योर टाई, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और जो टाई है उसको सिक्योर करने के लिए। अब ड्रेसिंग अपन करते हैं तो कौन से सोल्यूशन का यूज करते हैं, यूजिंग बेटाडीन
सोल्यूशन, यूजिंग बेटाडीन सोल्यूशन। तो ये भी एक क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू हो सकता है। एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है आपसे कि जो ड्रेसिंग होती है ट्रेकेस्टोमी केयर के दौरान जब आप ड्रेसिंग करते हो तो कौन से सोल्यूशन का यूज करते हो। तो क्या करते हैं अपन, बीटाडीन सोल्यूशन लेते हैं। किस में लेते हैं, गॉस पीस में लेते हैं। गॉस कैसा होना चाहिए, 4x4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब उसके चारों कोने कितने होने चाहिए, 4x4 सेंटीमीटर का एक गॉस लेना है। उसमें क्या डालना है, बेटाडीन सोल्यूशन, बेटाडीन सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अप्लाई ड्रेसिंग, स्टेराइल ड्रेसिंग जब भी करते हैं ध्यान रखना है अपन को, ड्रेसिंग क्यों करते हैं, ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो, जो भी डिस्चार्ज होता है उसको अपन क्या कर सके, सोक कर सके। उसके बाद में यूजिंग क्या करते हैं अपन, तो बीटाडीन सोल्यूशन का यूज करते हैं इसमें। और ये यूज क्यों करते हैं अपन, तो ये क्या होता है, हीलिंग की प्रोसेस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो आप एक और चीज और लिख सकते हो उसमें, ये क्या करता है, हेल्प इन हीलिंग। अगर स्किन में कुछ भी डैमेज हो जाता है तो ये क्या करता है, हीलिंग करने में भी हेल्प करता है। हेल्प इन हीलिंग स्किन, स्किन को हील करने में भी हेल्प करता है। तो एक ही लाइन से आपके 3 से 4 एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, कि ड्रेसिंग कौन सी यूज करते हैं, बेटाडीन की यूज करते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, उसमें गॉज लेते हैं। गॉज वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गॉज जो रहता है वो कितना बड़ा लेना है अपन को, तो 4x4 सेंटीमीटर का गॉज यूज करना है। और ये बेटाडीन क्यों लेते हैं, तो इसका रीजन क्या है, तो ये क्या करता है, हीलिंग की जो प्रोसेस रहती है उसको इंप्रूव कर देता है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं इसमें प्रोसीजर। ठीक है, चेंज करना है आपको क्या, ट्रेकोस्टोमी टाई। ट्रेकोस्टोमी टाई किसको बोला था आपने, तो ये जो ट्रेकोस्टोमी आपने ट्यूब लिया था, बार बार मैं डायग्राम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बारे में अपन बात कर रहे हैं। कौन इसमें कौन कौन से पार्ट क्या थे, तो इसमें फ्लेंस था जो नेक के ऊपर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है ना। आउटर कैनुला, इनर कैनुला, इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं अपन। उसके बाद में अगर अपन बात करें कौन सी, कोलोस्टोमी ट्रेकोस्टोमी टाई की, तो ट्रेकोस्टोमी जो टाई रहती है वो कहाँ पर रहती है, यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है जो क्या करता है, नेक के पीछे अपन इसको क्या कर सकते हैं, टाई बांध सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकोस्टोमी टाई। ट्रेकोस्टोमी टाई, जैसे गले में क्या बांधते हैं अपन, टाई बांधते हैं, उस तरीके से क्या रहता है, यहाँ पे भी टाई बांधने जैसा रहता है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, टाई है। पर कौन सी वाली टाई है, ये स्कूल वाली टाई नहीं है, ये ट्रेकोस्टोमी वाली टाई है। ठीक है, तो क्या कर देना अपन को, जो पुरानी वाली टाई लगी थी बांधने वाली, उसको भी क्या करना है, अब रिमूव करके नई वाली आपको लगा देना है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द चार्ट। अब जो भी पेशेंट के क्या है रिकॉर्ड से, उसमें क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट क्या करना है, तो फर्स्ट अपन डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे, टाइम का, टाइम ऑफ ट्रेकोस्टोमी केयर। ठीक है, कौन से टाइम पे आपने करी थी, है ना, ड्यूरेशन कितनी देर लगी थी आपको केयर करने में। उसके बाद में जब आपने क्या करा था, असिसमेंट करा था, असिसमेंट रिजल्ट क्या आया था, उसको आप क्या कर दोगे, डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे। जैसे कि कोई आपको रेडनेस तो नहीं दिखी थी, रेडनेस, पस, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, इनमें से कुछ भी चीज़ अगर आपको दिखाई दी हो तो उसको भी क्या करना है, डॉक्यूमेंट कर देना है। और अगर नहीं दिखाई दी हो तब भी आपको क्या करना है, नोट डाल देना है कि जब हमने स्टोमा को असीज करा तब इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और क्या डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हो, टाइम लिख दिया अपन ने कि केयर कितनी बजे करी थी आपने, ड्यूरेशन लिख दिया मतलब कितना टाइम लगा था केयर करते समय। उसके बाद में अपने क्या कर दिया, असिसमेंट रिजल्ट क्या मिला था जब आपने स्टोमा को देखा था वो लिख दिया। इसके बाद में अदर कॉम्प्लिकेशंस, अदर कोई भी आपको अगर एक्स्ट्रा कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई दी है पेशेंट में कैलोस्टोमी केयर करते समय, तो उसको भी क्या करना है, नोट डाउन कर देना है। नोट डाउन बोल सकते हो या बोल सकते हैं अपन क्या करना है, राइट नोट्स इन पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड में क्या कर देना है, उसको नोट कर देना है। क्लियर है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या देखा अपन ने, टाइम लिख दिया उसका, उसके बाद में केयर कितनी देर में करी, ड्यूरेशन लिख देंगे। असिसमेंट करा आपने तो क्या क्या दिखा आपको, क्या क्या साइन दिखे। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट में कोई दिखाई देती है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, या फिर उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, या फिर पेशेंट रेस्टलेस में जा रहा है, तो जो भी आपको साइन एक्स्ट्रा अगर दिखाई देता है इसके अलावा भी, तो वो भी आप क्या करोगे, उसके जो नोट्स रहते हैं उसमें लिख दोगे।
ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन के बारे में। प्रोसीजर अपनी कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक अपन को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद क्या हो जाती है, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, केयर करने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि कोलोस्टोमी तो केयर अपन किस लिए कर रहे थे कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करें, है ना, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन कैसे आ गया, तो कॉम्प्लिकेशन ऐसे आएगा क्योंकि जब आप केयर प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते समय जो जो पॉइंट है उसका अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा है, जो जो इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करा है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं करी है, ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो आपने चेक नहीं करा है, जो स्टोमा के साइन एंड सिम्टम आपको मैंने बताए थे जैसे कि रेडनेस, पस, या आपने ठीक से असेसमेंट नहीं करा है, या फिर केयर करते समय आपने क्या कर दिया है, ट्यूब को अपने प्लेस से डिसप्लेस कर दिया है, तो इन सब कंडीशन की वजह से क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि परेशानियां हो सकती है। ठीक है, तो परेशानियां क्यों हो रही है, क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर है या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो केयर कर रहा है उसने क्या नहीं रखा है, ठीक से जो प्रोसीजर है उसका, उसके जो पॉइंट है या जो उसकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन देखेंगे अपन कौन कौन सी हो सकती है ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर करते समय कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, लेरेंजियल नर्व डैमेज। ठीक है, लेरिंग्स को जो क्या करती है, सप्लाई करती है सेंसेशन, उस नर्व का नाम क्या होता है, लेरेंजियल नर्व। ठीक है, जब आप कोलोस्टोमिक केयर करते हो तो लेरिंग्स जो ट्रेकिया रहता है उसी के पास में पाया जाता है, तो आप जब केयर करते हो, केयर करते समय क्या करा आपने, ट्यूब को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। डिस्प्लेस करने के कारण क्या हो सकता है, या प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या हो सकता है, जो लेरेंजियल नर्व रहती है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डैमेज लेरेंजियल नर्व। डैमेज हो जाएगी अगर लेरेंजियल नर्व, तो अपन क्या बोल देंगे कि जो लेरेंजियल नर्व है उसकी क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर और क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, एयर एक्यूमुलेशन इन लंग्स लंग्स प्यूरल कैविटी। लंग्स की प्यूरल कैविटी में क्या हो सकता है, एयर का एक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, एयर का एक्यूमुलेशन कैसे होगा, जब आपने क्या करा है, इनर कैनुला को रिमूव करा है, और आपने जब प्रोसीजर आप कर रहे हो तो प्रोसीजर करते समय आपने क्या नहीं करा है, ठीक से इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा है, और आपने क्या करा है, जो एयर है उसको, एयर लीकेज को चेक नहीं करा है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, जो एयर है वो एक्यूमुलेट हो सकती है कहाँ पर, लंग्स की जो प्यूरल कैविटी रहती है वहां पर, जिसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूमोथेरेक्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट रहता है वो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है, क्योंकि अपन ने पहले क्या पढ़ा था, जब भी इनर कैनुला को आप क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो आपको क्या करना है, जेंटली उसको पुल करना है, धीरे से निकालना है। अगर आपने क्या कर दिया, प्रेशर के साथ उसको रिमूव कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं, वहां पर डैमेज हो सकता है स्किन के अंदर, और क्या हो सकती है वहां से, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग का रीजन क्या हो सकता है, पुलिंग फोर्सफुली इनर कैनुला। कैनुला को अगर क्या कर लिया अपन ने, फोर्सफुली रिमूव करा है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है, आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है ट्रेकेस्टोमी साइड से। तो ये सारी क्या हो सकती है, आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है अपन को, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, विद इन 24 आवर्स, विथ इन 24 आवर्स कॉम्प्लिकेशन। पहले ट्रेकेस्टोमी ट्यूब आपने लगाया, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन को आप क्या बोलोगे, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, है ना, क्या बोलेंगे, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है आपको, स्टेनोसिस ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकता है। किसका स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरो हो जाना,
ट्यूब कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा या फिर पतला हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि वहाँ का जो रास्ता था वो कैसा हो गया है, कम हो गया है, नैरो हो गया है। ठीक है, तो उसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस हो जाना। ठीक है, तो ट्यूब का स्टेनोसिस हो जाना ये क्या रहती है, कॉम्प्लिकेशन रहती है जो पहले 72 घंटे में मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो 74 आवर्स के अंदर देखने को मिली, वही क्या होती है आपकी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। दूसरी बात आपको समझ में आ गई कि स्टेनोसिस हो जाना ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का, यही आपकी क्या है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब है वो स्टेनोसिस किस रीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो रीजन क्या हो सकता है, जो फर्स्ट 74 आवर्स रहते हैं यहाँ पर क्या होगा, सिक्रेशन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने क्या करा है, ट्रेकिया को ओपन कर दिया है, ट्रेकिया को ओपन करा है और आपने क्या करा है, वहाँ पर ट्यूब इंसर्ट करा है। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के जो टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। जब हाइपर एक्टिव होंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिक्रेशन रहता है म्यूकस का वो भी कैसा हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि स्टेनोसिस किसकी वजह से हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन की वजह से। ठीक है, तो रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेनोसिस का। स्टेनोसिस का रीजन क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिवेट ट्रेकियल टिश्यूज एंड प्रोड्यूस एक्सेसिव म्यूकस, और क्या बोल सकते हैं इसको, सिक्रेशंस। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, म्यूकस बोलो या सिक्रेशंस बोल दो। ठीक है, तो स्टेनोसिस का रीजन क्या है, हाइपर एक्टिवेट हो जाना ट्रेकियल टिश्यू का, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करने लगेंगे एक्सेसिव म्यूकस और सिक्रेशन को। तो क्लियर है कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, स्टेनोसिस हो जाता है। और ये कब होता है, तो पहले 72 घंटे के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेकियल टिश्यू रहते हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा करने लगेंगे, जिसको अपन बोल देंगे एक्सेसिव सिक्रेशन। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है इसकी वजह से, एक और चीज लिख सकते हो, एक तो फर्स्ट तो आपका क्या हो गया, म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से स्टेनोसिस हो गया। दूसरा आप बोल सकते हो क्या, इनप्रॉपर सक्शनिंग। ठीक है, कफ तो बन रहा है पर आपने क्या करा है, जो सक्शनिंग करी है, पहले अपन ने बात करी थी, सक्शनिंग कहाँ तक करनी है आपको, जहाँ तक फेरिंग्स के पार्ट तक, जहाँ तक आपका ट्यूब लगा है वहां तक आपको सक्शन करना है। अगर वहां तक आपने ठीक से सक्शनिंग नहीं करी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्प्रॉपर सक्शनिंग। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, जो म्यूकस रहेगा वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जम जाएगा अंदर, जिसको आप बोल दोगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकता है वो, तो स्टेनोसिस ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, ये सब अपनी क्या होती है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सा याद रखना है आपको, डिसलॉक्ड ऑफ ट्यूब, डिसलॉक्ड ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो कैसा हो गया है, डिसलॉक हो गया है, मतलब अपनी जगह पे से क्या हो गया है, वो हट गया है या फिर रिप्लेस हो गया है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। तो ये भी क्या हो सकता है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, पहले 72 घंटे में क्या हो सकता है, जो ट्यूब रहता है वो डिसलोकेट हो सकता है। अब डिसलोकेट होने का रीजन क्या हो सकता है, तो फर्स्ट रीजन तो यही है कि आपने क्या नहीं करी है, प्रॉपर केयर नहीं दी पेशेंट को, प्रॉपर केयर आर नॉट प्रोवाइड। ठीक है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपने उसकी ट्रेकोस्टोमी की केयर नहीं करी है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेस हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि पेशेंट क्या करेगा, अगर कफिंग करेगा, कफिंग फोर्सफुली। ठीक है, अगर कफिंग करता है फोर्सफुली, इस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ट्यूब का। तीसरी बात अगर अपन ध्यान रखें तो क्या हो सकता है, रिमूव ट्यूब बाय पेशेंट हैंड, है ना। पेशेंट क्या करता है, अपने हाथ से क्या करता है, ट्यूब को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ट्यूब जो रहता है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या होती है, इमीडिएट
कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं अब। डिलेड कॉम्प्लिकेशन की बात करें अपन तो क्या होता है? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या देखा था अपन ने? 72 घंटे के अंदर जो हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो वर्ड अपन को दिख रहा है यहाँ पे डिलेड कॉम्प्लिकेशन। तो आफ्टर आफ्टर 72 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स, ठीक है। डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? जो 72 आवर्स के बाद आपको दिखाई देगी, ऐसी कॉम्प्लिकेशन को क्या बोलते हैं? डिलेड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो डिले कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल देखेंगे क्या हो सकता है? ट्रेक्योमैलाइसिया, ठीक है। ट्रेक्योमैलाइसिया मतलब क्या होता है? ट्रेकिया सॉफ्टनिंग, ठीक है। वर्ड अपन एक सुन रखा है बोन से रिलेटेड, ऑस्टोमैलाइसिया। ऑस्टोमैलाइसिया में क्या होता है? जब की बोन रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है, उसी से ये वर्ड याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेक्योमैलाइसिया, मतलब यहाँ पर जो सॉफ्टनिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? ट्रेकिया की हो रही है। तो उससे आपको नाम याद रहेगा। मलाइसिया का मतलब भी क्या होता है? सॉफ्टनिंग हो जाना। ट्रेकिया वर्ड आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? जो आपका ट्रेकिया है वो सॉफ्ट हो रहा है। तो ये क्या होती है? डिलेड कॉम्प्लिकेशन। अब इसका रीजन क्या होता है? ट्रेकिया सॉफ्ट कैसे हो जाएगा? तो अगर लंबे समय तक क्या होगा? ट्रेकिया के अंदर ट्यूब इंसर्ट रहेगा, तो वहाँ के जो टिश्यू रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे वीक होने लगेंगे। वीक होने की वजह से जो टिश्यू है वो कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे? ट्रेक्योमैलाइसिया, ठीक है। क्लियर है ट्रेक्योमैलाइसिया क्या होता है? उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन इसके। एक और डिलेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है अपन को, ट्रेक्यो इसोफेगल फिस्टुला, ठीक है। फिस्टुला का मीनिंग क्या होता है? कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स। अगर बॉडी के किसी भी दो डिफरेंट पार्ट के बीच में क्या हो जाती है? जो ओपनिंग बन जाती है, या फिर क्या हो जाता है? कनेक्शन हो जाता है ना। अनयूजुअल क्या हो जाता है? कनेक्शन बन जाता है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? फिस्टुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब फिस्टुला किसके बीच में बन रहा है? तो नाम देख लो, इसको दो भागों में तोड़ देंगे। क्या दिख रहा है आपको? ट्रेकिया दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसोफेगस, ठीक है। तो फिस्टुला जो बना है या फिर जो कनेक्शन हुआ है वो किसके बीच में हो गया है? आपके ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, ठीक है। तो आगे की तरफ आपका क्या होता है? यहाँ पर ट्रेकिया होता है, और जो पीछे होता है वो क्या होता है? इसके इसोफेगस, ठीक है। नेक के फ्रंट में क्या पाया जाएगा? ट्रेकिया पाया जाएगा। नेक के बैक साइड में क्या पाया जाएगा? आपका इसोफेगस पाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग ट्यूब होते हैं। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं अपन, क्योंकि इसमें से एयर जाती है। और इसोफेगस जो होता है इसको फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या रहेगा? फूड पाइप रहेगा और विंड पाइप रहेगा, इसके बीच में क्या बन गई? ओपनिंग बन गई। अब ओपनिंग कैसे बनी? तो अपन ने पहला देखा था कि जो ट्रेकिया रहता है उसमें ट्रेकियोमैलाइसिया हो जाता है। मतलब अगर ट्रेकिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा? जो वहाँ के टिश्यू रहते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो उसके कारण क्या हो जाएगा? जो इसोफेगस रहता है उससे जाके वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे या अटैच हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे? ट्रेक्यो इसोफेगल फिस्टुला। मतलब कनेक्शन बन गया है किसमें? आपके ट्रेकिया और इसोफेगस में। मतलब आपकी आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो कहाँ पर जा रही है? आपके स्टमक में जा रही है एयर, और जो आप खाना खा रहे हो, फूड ले रहे हो, वो कहाँ जा सकता है? आपके लंग्स में जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फिस्टुला बन गया है, मतलब ये क्या है? मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली क्या करना है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और पेशेंट की क्या करनी है? इमीडिएटली सर्जरी परफॉर्म करवानी है, ठीक है। क्लियर है? दो टाइप के अपने कॉम्प्लिकेशन देखे आपने। कौन से देखे? इमीडिएट देखे जो 72 घंटे के अंदर अंदर होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा है कि जो डिले वाले होते हैं वो कब होते हैं? तो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के लगाने के 72 घंटे बाद जो कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? डिलेड कॉम्प्लिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अपना था ऑल अबाउट द केयर ऑफ ट्रेकेस्टोमी
ट्यूब। ठीक है, इसकी जो एक एक लाइन रहती है वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो नहीं करते हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का जो रेस्पिरेशन रहता है वो स्टॉप हो सकता है, या फिर एयर लीकेज हो सकती है, या फिर जैसे कि अपन ने देखा है कि सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया हो सकता है, या फिर जो ट्रेकिया और इसोफेगस है इसमें क्या बन सकती है, एक अनयूजुअल ओपनिंग या फिस्टुला बन सकता है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट को क्या करना है, ठीक से प्रोसीजर को पढ़ना है और ठीक से याद करना है स्टेप बाय स्टेप। कोई सी भी स्टेप को अगर आप भूलते हो तो जो आपकी कोलोस्टोमी केयर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द ट्रेकेस्टोमी केयर के बारे में। अगर आपको कुछ इसमें से डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना जो डाउट रहता है उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उस पर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब